हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की हुई थी कि अगर आपने जो है एक डाइपोल है और अगर आपको जो है डाइपोल की एक्सिस पे चेक करना है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा या फिर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, आपने वो बात की हुई थी और हम लोगों ने उसको डिराइव किया था कि वो आपका किसी भी एक्सिस पे मींस एक्सियल पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। अब आज हम बात करेंगे कि अगर आपने कोई डाइपोल लिया और अगर ये डाइपोल, आपको पता है कि डाइपोल बेसिकली क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। मींस आपका जो है दो चार्जेस जो कि इक्वल और क्या है, ऑपोजिट हैं, और इनका जो पेयर होता है वो आपका क्या होता है, एक डाइपोल बनाता है, राइट। तो आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने जो है ये डाइपोल जो है, अगर ये चार्जेस दोनों एक दूसरे से 2a डिस्टेंस सेपरेटेड थे और आपको जो है कोई भी इक्वेटोरियल लाइन पे चेक करना है। इक्वेटोरियल लाइन मीन्स कि अगर ये चार्जेस आपने रखे हुए हैं, ये डाइपोल अगर आपने रखा हुआ है तो कोई पॉइंट, ठीक, इस पॉइंट P पर जो कि इसकी एक्सिस पर लाई ना करके जो इसका मिड है, मीन्स मतलब जो आपका जो डाइपोल है, आपका डाइपोल के सेंटर से जो इसका मिड होगा उससे आप परपेंडिकुलर बोल लीजिए, ठीक है। 90 डिग्री पर सिचुएटेड कोई पॉइंट P है और वहाँ उस P पॉइंट पर आप चेक करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस डाइपोल आपका क्या होगी, राइट। तो हम इस चीज़ को देखेंगे कि इसका रिलेशन क्या निकल के आता है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ तो आप देखिए, अगर ये आपका P पॉइंट जो है इसके सेंटर से, देखिए अगर ये मिड पॉइंट होगा O है, तो अगर इससे R डिस्टेंस सेपरेटेड था, अगर ये R डिस्टेंस पर अगर आपका है तो आपका ये डाइपोल की वजह से इस पॉइंट P पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इसको हम डिराइव करेंगे। अब आप देखिए, अगर ये आपको पता है अगर ये टोटल डिस्टेंस 2a थी तो ये a होगा और ये भी क्या हो जाएगा आपका a, टोटली क्या हो जाएगा a प्लस a, दैट इज़ 2a, राइट। अब आप देखिए P पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों को सेंटर से नहीं बल्कि आपने जो चार्जेस हैं वो एंड पे रखे हुए हैं, एंड्स पर रखे हुए हैं। तो इस माइनस Q चार्ज की वजह से अगर मुझे इस P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी चेक करनी है तो देखिए ये P पॉइंट पर जो ये माइनस Q चार्ज होगा, एक आपका जो है जैसे आपका एक पॉइंट चार्ज होता है उस तरीके से क्या करेगा, बिहेव करेगा जैसे कि आपका एक पॉइंट चार्ज होता है, राइट। तो ये माइनस Q चार्ज जो है अगर पॉइंट चार्ज की वजह तरह बिहेव करेगा तो हम लोगों ने जो है फील्ड इंटेंसिटी निकाली हुई है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और उसके लिए जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है आपका E इज़ इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर बेसिकली क्या है आपका वो पॉइंट चार्ज और जिस पॉइंट तक आप चेक करना चाह रहे हैं, जिस पॉइंट पर आप फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं, उन दोनों के बीच का क्या है, डिस्टेंस है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर ये आपका माइनस Q चार्ज था और ये अगर आपका इस P पॉइंट पर अगर आप चेक करना चाहते हैं, तो अगर मैं बोल दूँ ये माइनस Q चार्ज अगर A पॉइंट पर रखा हुआ है और ये B पॉइंट पर रखा हुआ है तो ये PA डिस्टेंस होगी और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका PA का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। सिमिलरली आपका ये प्लस Q चार्ज है, इस प्लस Q चार्ज जो कि B पॉइंट पर सिचुएटेड था, इस पॉइंट पर भी अगर आप देखते हैं तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, PB का स्क्वायर, क्योंकि यही आपने एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली हुई थी, तो उससे हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ये दोनों चार्जेस की वजह से। एंड एट लास्ट हम इन दोनों का क्या देखेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है और वो आपका क्या होगा वो हम निकालेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर इस माइनस Q चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका E1 था, सो E1 फैक्टर की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो देखिए E1 फैक्टर क्या होगा आपका, E1 फैक्टर को अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर ये चार्ज Q था तो अपॉन क्या हो जाएगा डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस यहाँ पर कितनी आ रही है, AP आ रही है, तो AP का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि आप उस चार्ज से देखते हैं। अब बात ये आती है कि AP क्या होगी। अगर AP की बात करें तो देखिए, अगर आपको पता है कि ये इसका बेस है और ये आपका इसका परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो जाएगी हाइपोटेनियस, तो ये ऐसा हाइपोटेनियस वर्क कर रहा है तो हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, राइट। तो अगर मुझे डायरेक्ट AP की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगी, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो AP की वैल्यू क्या आ गई, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। वैसे आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर था, मैंने मुझे तो AP चाहिए ना, उसका स्क्वायर नहीं चाहिए, AP चाहिए, तो आपने क्या लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया और उसकी वैल्यू क्या आ गई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर।
राइट। तो आपने देखा कि इस माइनस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो क्या निकल के आया 1/4πε0 Q/AP, और ये AP का जो वैल्यू आया वो क्या आया √A² + R², और उसका क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ होता है, तो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो क्या आ जाएगा आपका Q/4πε0, और ये क्या आ जाएगी आपकी A² + R²। तो ये आया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज। अब बात ये आती है, आपको पता है कि अगर ये माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा टूवर्ड्स पी है, पी से ए की ओर होगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी से ओरिजिनेट होगा, और माइनस की तरफ को क्या होगा आपका इसका डायरेक्शन होगा, तो पी से लेकर ए की ओर होगा, अलॉन्ग पी ए बोलिए या अक्रॉस पी, जो भी आप बोलना चाहें। तो पी से लेकर ए तक टूवर्ड्स पी है आपका जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1, जो कि आपका माइनस चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी डायरेक्शन होगी, राइट। अब बात आती है कि इस प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो प्लस चार्ज की अगर मैं बात करूँ, सो अगर मैं उसको E2 से रिप्रेजेंट करूँ तो कितना हो जाएगा 1/4πε0। चार्ज तो यहाँ पर भी Q है, और आप एक चीज़ देखिए, ये डिस्टेंस आपका A है और ये R है, तो सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा R² + A², वही सेम रहेगा जो आपका AP था। तो BP भी कितना हो जाएगा आपका √R² + A², राइट। तो ये क्या आ जाएगा, BP का स्क्वायर करेंगे आप, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका BP²। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए Q/4πε0, और BP का वैल्यू अगर आप चेक करते हैं तो BP का वैल्यू आ रहा है आपका √R² + A², और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और अंडर रूट से जो है स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी वैल्यू सिमिलर आ गई जो कि आपकी E1 की वैल्यू आई थी। तो क्या आ गई Q/4πε0 R² + A², राइट। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। अब बात आती है कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर ये प्लस चार्ज था, तो आपको पता है कि प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, जो प्लस चार्ज है उससे बाहर की ओर, मतलब आउटवर्ड्स होता है, मतलब प्लस चार्ज से ओरिजिनेट होता है और इन्फिनिटी पर जाके एंड होता है। तो उसके ये प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ को होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका E2 वेक्टर, राइट, और ये हो गया आपका E1 वेक्टर। अब बात आती है कि आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखिए E1 वेक्टर जो है वो क्या है अलॉन्ग PA है, और E2 वेक्टर जो है वो BP के अलॉन्ग है। तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो कैसा होगा, उसका डायरेक्शन अगर आप पैरेललोग्राम लॉ से चेक भी करते हैं तो ये आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा डायरेक्शन होगा, जिसको मैं बोल देती हूँ कि ये आपका क्या है E वेक्टर है। ठीक हो गया। अब बात ये आती है कि अगर ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था, इन दोनों E1 और E2 दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैं बोल देती हूँ कि बाई चांस ये आपका जो है E1 और E2 के साथ थीटा एंगल पे क्या था सेपरेटेड था, मतलब थीटा एंगल दोनों के साथ थीटा एंगल बना रहा था। तो टोटली अगर हम बात करें E1 वेक्टर और E2 वेक्टर के बीच में जो टोटल एंगल आया थीटा प्लस थीटा कितना हो गया 2 थीटा। आप चाहें तो आप थीटा एंगल भी ले सकते हैं, तो दोनों के बीच में एंगल θ/2 में आपका क्या हो जाएगा बट जाएगा, ठीक। अब बात ये आती है, अगर आप देखते हैं तो जो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका जो आपने डाइपोल रखा हुआ है उसकी एक्सिस के क्या आ रहा है पैरेलल आ रहा है। और आप लोगों ने जो है जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है और उसको एक ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करता है, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं, जिन्हें आप जेड शेप भी बोलते हैं। देखिए ये जेड शेप बन रहा है, अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पर जेड शेप भी बन रहा है। कैसे, देखिए ये आपका, तो ये जेड शेप बन रहा है, या फिर आप इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये अगर ये P है ये E है, तो PE जो है वो AB के पैरेलल आ रहा है, तो ये एंगल अगर थीटा, तो ऑफकोर्स ये भी क्या होगा आपका थीटा होगा। अब बात ये आती है कि अगर ये आपका E1 था, ठीक है, E1 वेक्टर था, तो इस E1 वेक्टर के दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, एक क्या होगा E1 cos थीटा और एक E1 sin थीटा होगा। देखिए E1 cos थीटा तो आपका जो जिस एंगल पर वो जिस बेस पर वो एंगल बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका E1 cos थीटा हो जाएगा, राइट। तो E1 cos थीटा कौन सी डायरेक्शन में होगा, जहाँ आपका एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका E1 cos थीटा की डायरेक्शन हो जाएगा। और जो E1 sin थीटा होगा वो जो एंगल थीटा है उस पर जो परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका E1 sin थीटा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर ये आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था और ये आपका E1 वेक्टर है, तो अगर ये एंगल थीटा पर सिचुएटेड था, तो देखिए इसके दो कंपोनेंट्स होंगे इस E1 के, एक तो हो जाएगा E1 sin थीटा कंपोनेंट, ठीक है, तो वो ये आ जाएगा E1 cos थीटा, ठीक।
और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा जो थीटा के साथ परपेंडिकुलर है, तो वो क्या हो जाएगा आपका इवन कॉस थीटा हो जाएगा। तो इवन कॉस थीटा पी ओ के अलॉन्ग हो गया और आपका इवन कॉस थीटा जो है पी से ई की तरफ को हो गया। ठीक, दूसरी चीज़ ऐसी अगर आप E2 वेक्टर की बात करते हैं तो E2 पे भी देखिए, अगर ये आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये अगर आपका E2 वेक्टर था, तो ये अगर थीटा एंगल है तो इस E2 के भी क्या होंगे, दो कंपोनेंट्स होंगे, एक E2 कॉस थीटा और एक E2 साइन थीटा होगा आपका। तो E2 कॉस थीटा तो यही होगा, ये क्या हो जाएगा E2 कॉस थीटा। ठीक, और दूसरा जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा आपका E2 साइन थीटा, राइट। तो अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं तो E2 कॉस थीटा भी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में ही है, और E2 साइन थीटा जो है ये इसके परपेंडिकुलर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका E2 साइन थीटा, और नीचे को क्या हो गया आपका E1 साइन थीटा। तो अगर हम देखें रिजल्टेंट अगर इफेक्ट देखें इनका, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा जो है दोनों एक दूसरे की क्या है, एंटी पैरेलल है। ठीक है, मतलब एक दूसरे की डायरेक्शन की ऑपोजिट है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, क्योंकि आप देखिए अगर आप E1 और E2 का वैल्यू चेक करते हैं तो E1 E2 का वैल्यू सेम आ रहा है। देखिए E1 की जो वैल्यू आई वो क्या आई, Q/4πε0 A² + R²। ऑफकोर्स E2 की भी जो वैल्यू आई वो Q/4πε0 R² + A² आई, क्योंकि दोनों का वैल्यू जो है सेम है। ठीक हो गया, और दोनों जो है एक दूसरे से डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट है, तो एक दूसरे को नलिफाई करेंगे, राइट, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल थे, क्योंकि E1 E2 दोनों बराबर हैं आपके। ठीक, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अलग अलग आ रही है, मतलब ऑपोजिट आ रही है एक दूसरे के। अब बात ये आती है कि जो आपका E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है वो दोनों एक दूसरे मतलब एक ही डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, जो कि आपका ये डायरेक्शन आ रही है, जो कि E के अलॉन्ग आ रही है आपका P जो आप बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो देखिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये भी E1 कॉस थीटा और दूसरा E2 कॉस थीटा दोनों एक ही तरफ को आ रहे हैं आपके। ये देख लीजिए आप, E2 कॉस थीटा और ये E1 साइन थीटा, अगर ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड था आपका। तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात कर दूँ तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, E1 कॉस थीटा प्लस क्या आ जाएगा आपका E2 कॉस थीटा। और अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज E1 और E2 की वैल्यू बोलें तो वो दोनों की सेम आ रही है, राइट। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके ऐड हो जाएंगे, क्योंकि कॉस थीटा दोनों का जो कॉस थीटा कॉम्पोनेंट है वो सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, तो ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपका 2E1 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिएगा अगर मैं आपसे बात करूं कि ये कॉस थीटा कैसे निकलेगा, तो देखिए अगर ये आपका जो है दो पैरेलल लाइंस थी और इसको अगर एक ट्रांसवर्सल कट करा, अगर ये थीटा एंगल है तो ऑफकोर्स ये भी एंगल थीटा होगा। तो देखिए कॉस थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अगर ये थीटा है तो जिस एंगल जिस पर सिचुएटेड होता है वो बेस हो गया, और आपका थीटा के सामने वाला ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या आपका ये हाइपोटेनियस है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस हो गया। और आपको पता होगा कि कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो इस कॉस थीटा के लिए जो बेस है आपका वो कितना आ रहा है, ए आ रहा है, राइट। और जो आपका हाइपोटेनियस है वो हाइपोटेनियस ये तो है ए से पी तक की जो डिस्टेंस है, और वो कितनी आ रही है आपका √R² + A² आ रही है। तो अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू लिखूँ तो वो कितनी आ रही है, बेस ए है आपका और हाइपोटेनियस कितना है, √A² + R² है, राइट। तो ये आ गई आपकी कॉस थीटा की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर से अगर मैं बात करूँ रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका उसकी अगर मैं बात करूँ तो 2E1 कॉस थीटा आई, तो वैल्यू अगर पुट करें तो 2 × E1 देखिए E1 ये तो देखिए E1 E2 जो भी लिखे हैं बात तो बराबर ही है, तो क्या आ जाएगा Q/4πε0, और ये क्या आ जाएगा आपका R² + A², ठीक, इनटू कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि 2E1 कॉस थीटा हम लोगों ने निकाल लिया है, तो वो वैल्यू को रख लेते हैं हम लोग। तो वो कितना आ जाएगा आपका वैल्यू, कॉस थीटा जो आया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए अपॉन हाइपोटेनियस क्या आपका A² + R², राइट। अब आप लोग एक चीज़ देखिएगा यहाँ से, ये क्या है R² + A² और ये क्या है R² + A² है, दोनों बेस सेम है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, R² + A² का होल पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों हुआ होल पावर हाफ, क्योंकि अंडर रूट है और अंडर रूट का मतलब पावर क्या होती है आपकी, हाफ होती है। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 2 और आपका क्या आ जाएगा Q और इनटू आपका A आ जाएगा अपॉन क्या आ जाएगा 4πε0, और इसको मैं लिख सकती हूँ R² + A², और उसकी होल पावर ये क्या हो गई, इसको मैं ऐसा अगर ऐसे लिखूँ तो इसकी होल पावर क्या लिख सकती हूँ मैं, हाफ, और यहाँ होल पावर क्या आ रही है 1। ठीक है, बेस अगर इक्वल होता है तो पावर्स क्या होती है आपकी ऐड होती है, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, तो हाफ में आप 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा, राइट। अगर आप इसे लिखते हैं
तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/2। ठीक हो गया। अब आप देखिएगा जो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया आपका वो कितना निकल के आया। मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करूँ तो Q इंटू 2A लिख सकती हूँ। और आपको पता है कि Q इंटू 2A चार्ज इंटू सेपरेशन जो है, क्योंकि ये डाइपोल के बीच का सेपरेशन है 2A, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट, जिसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ को होती है। तो Q इंटू 2A को मैं क्या लिख सकती हूँ, P वैक्टर लिख सकती हूँ। और अपॉन क्या आ जाएगा 4πε0, और ये आ गया आपका R² + A², और उसकी होल पावर कितनी आ गई आपकी 3/2। ठीक हो गया। तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, P वैक्टर अपॉन क्या आ गया आपका 4πε0, और ये आ गया आपका R² + A², और उसकी होल पावर कितनी हो गई आपकी 3/2। ठीक। तो ये आपका था कि अगर जो है आपको किसी भी डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे जो है चेक करना है कि आपका फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन निकल के आ गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी आई वो क्या निकल के आई, P वैक्टर अपॉन 4πε0 R² + A² होल टू द पावर 3/2। अगर मैं एक बात करूं, अगर आपको पता है कि जो आपका दो चार्जेस जो आपने लिए हैं, जो डाइपोल के बीच का सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा क्या है, स्मॉल है। अगर स्मॉलर है वो कंपेरेटिवली टू दिस आर, ये जो आर आपने लिया हुआ है, जिस पॉइंट पर आप फील्ड इंटेंसिटी चेक करना चाह रहे हैं, उससे अगर ये बहुत छोटा है तो तब देखिए क्या होता है। देखिएगा हमको पता है कि R जो है वो आपका क्या है, ग्रेटर देन क्या है 2A। अगर R जो है 2A से बहुत बड़ा है आपका, तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका वो क्या हो जाएगा, P वैक्टर अपॉन क्या आ जाएगा 4πε0। और देखिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए अगर R की वैल्यू 2A से बहुत ज़्यादा बड़ी है तो ऑफकोर्स A भी तो उससे बहुत ज़्यादा छोटा होगा R से। तो अगर मैं A का स्क्वायर करूँगी तो ऑफकोर्स वो और ज़्यादा छोटा होगा। तो बेसिकली आपका R² + A² जो है अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर आ गया, R² के बराबर आ गया। ठीक हो गया, क्योंकि A बहुत ज़्यादा छोटा था तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और स्मॉलर वैल्यू होगी आपका। तो इनका अगर सम करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपके R² के बराबर आ रही है, राइट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 4πε0 R² का होल टू द पावर क्या हो जाएगा 3/2। ठीक हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, P वैक्टर अपॉन 4πε0, और ये क्या हो जाएगा, देखिए पावर टू द पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा R का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 3/2। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया आपका P वैक्टर अपॉन 4πε0, और ये क्या आ गया आपका R टू द पावर 3। सो ये आ गया आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्वेटोरियल लाइन के लिए है। और हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी कि आपका जो है एक्सियल जो लाइन होती है उस पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो उस पर अगर मैं इसको ई एक्सियल लिखूँ तो रिजल्टेंट जो आपका एक्सियल पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रहा था वो आ रहा था 2P वैक्टर अपॉन 4πε0 R3। अगर आप ये केस लेके चलते हैं, इफ़ R इज वेरी मच ग्रेटर देन 2A, की अगर आपका R जो है 2A से बहुत ज़्यादा बड़ा है तो तब हम लोगों ने ये वैल्यू को निकाला हुआ था, राइट। अगर मैं यहाँ पर से जो है ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल इन दोनों के बीच का अगर रेशियो लूँ, राइट, अगर एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन का जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रहा है अगर मैं उनका रेशियो लूँ तो देखिए ई एक्सियल का एक्सप्रेशन ये है और ई इक्वेटोरियल का जो आपका एक्सप्रेशन निकल के आया है वो P वैक्टर अपॉन क्या आ रहा है 4πε0 और क्या आ रहा है R³ आ रहा है। देखिए P वैक्टर से P वैक्टर देखिए फर्स्ट क्लास के संग जाएगा और सेकंड थर्ड के संग जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा तो देखिए P वैक्टर से P वैक्टर कैंसिल हो गया। ठीक हो गया, ये चीज़ समझ में आई है तो दोबारा देख लीजिए। इसका मतलब क्या है, आप एक चीज़ देखिएगा, ये आपका क्या आ रहा है 2P वैक्टर और आपको पता है 2P वैक्टर है आपका, ये फर्स्ट लास्ट के संग मल्टीप्लाई होता है सेकंड थर्ड के साथ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिसको आप बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा 2P इंटू 4πε0 और ये क्या आ जाएगा आपका R³ अपॉन ये क्या आ गया आपका P वैक्टर इंटू 4πε0 और ये क्या आ गया R³। देखिए P वैक्टर से P वैक्टर कैंसिल, 4πε0 से 4πε0 कैंसिल, R³ से R³ कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आ गया 2। इसका मतलब जो है एक्सियल लाइन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और इक्वेटोरियल के लिए जो फील्ड इंटेंसिटी है उन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो 2:1 है। ध्यान दीजिएगा, एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल है। अगर क्वेश्चन में आपका इक्वेटोरियल अपॉन मतलब इक्वेटोरियल का एक्सियल के साथ रेशियो पूछता है तो वो 1:2 आएगा, उल्टा हो जाएगा ना। तो यहाँ पर एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच का जो रेशियो निकल के आया वो 2:1 आया।
तो ये हम लोगों ने देखा कि आपका जो है इक्वेटोरियल लाइन के अबाउट जो है किसी भी डाइपोल का जो है फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा एट द इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक। और सो अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो सो प्लीज़ वॉच इट एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।